अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th कंप्यूटर साइंस को, जिसमें हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं इसके दो टाइप्स को, नेचुरल सिस्टम्स और आर्टिफिशियल सिस्टम्स। अब आर्टिफिशियल सिस्टम्स के ऊपर, वैसे तो नेचुरल सिस्टम के ऊपर भी हमने डिफरेंट लेक्चर्स को अपलोड किया है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। कंप्यूटर साइंस 9th को आप क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस में सारे वीडियोस मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट को फॉलो करना एक अच्छा वे है। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 1.2.2.3 या सोशल सिस्टम्स। ठीक है, अब सोशल वर्ड के मतलब आते ही माइंड में फौरन से हमारी सोसाइटी आ जाती है, तो बिल्कुल ठीक है, हमारी सोसाइटी भी तो, क्योंकि सोशल वर्ड का मतलब ही होता है मुआशरा। तो सोशल सिस्टम्स का क्या मतलब हुआ? मुआशरे में चलने वाले सिस्टम्स। तो इसकी एक छोटी सी जो ब्रेक करके मैंने डेफिनेशन को छोटा करके खुद से लिखा है, वो कुछ यूं है, आपने याद बुक वाला ही करना है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो सोशल सिस्टम्स को क्या बताया गया? स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स। व्हाट इट मींस बाय स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स? देखिए, जब आपके सोशल सिस्टम में कोई भी काम किया जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग बनने लगी है, कोई हॉस्पिटल बनने लगा जो गवर्नमेंट बनाने लगी है, या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपना स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी बनाने लगी है, या कोई गवर्नमेंट एक कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई कि हम रोड बनाएंगे यहाँ से वहाँ तक, या हाईवे बनने लगा या मोटरवे बनने लगा, उन सब के लिए एक फ्रेमवर्क बनेगा, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। अब इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क मतलब, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने कहा था पिछले लेक्चर देखना जरूरी है, कि यहाँ पे कितनी लेबर लगेगी, कितना मैन वर्क लगेगा, कितना टाइम लगेगा, वो सारा स्ट्रक्चर कि इस तरीके का दिखेगा, ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क में आती हैं। तो इनको स्ट्रक्चर करने के लिए लोगों की जरूरत है, तो उसको हम एक सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम क्योंकि इंसानों ने बनाया है, इसलिए किसमें कंसिडर होगा? आर्टिफिशियल सिस्टम्स में। आई थिंक आप बात को समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। फ्रेमवर्क को वर्ड को आते ही ना ब्रेन में ना एक नक्शा सा बना लिया करो कि फ्रेमवर्क का मतलब है कि एक डमी सा स्ट्रक्चर होगा जिसको देख के हम फॉलो करके हम वही चीज़ रियल में बनाएंगे। गत्ते से बनी हुई टेबल पे पड़ी बिल्डिंग को देख के रियल में बनी बिल्डिंग बनाएंगे, तो उसे फ्रेमवर्क कहेंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। ओके, इसमें जो बात बताई गई है कि फ्रेमवर्क किसके लिए बन रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स बन किसके लिए? फॉर सोशल इंटरेक्शंस। देखिए, हॉस्पिटल बनता है तो सोशल इंटरेक्शंस होती हैं, यूनिवर्सिटीज बनती हैं, कॉलेजेस बनते हैं, बैंक्स बनते हैं, तो किस लिए हो रहे हैं? लोगों के लिए। तो जितनी भी चीज़ें लोगों के लिए बन रही हैं वो सारी सोशल इंटरेक्शन के लिए बन रही हैं ना, कि लोग आपस में मिले जुलेंगे, उनके लिए आसानियां होंगी। आगे इस टॉपिक पे और बात होगी। फॉर सोशल इंटरेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। बिल्कुल ठीक बात है। ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस का क्या मतलब है? इसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल मैं अगर देना चाहूँ तो हॉस्पिटल है। गवर्नेंस का मतलब होता है सहूलियात मुहैया करना, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके लोगों को मुहैया किया जाता है डिफरेंट सहूलियात प्रोवाइड करने के लिए। आई थिंक मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। जहाँ पर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल होती हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। स्कूल भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बायोलॉजी के टीचर एक्सपर्ट हैं बायोलॉजी के, मैथमेटिक्स के टीचर मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हैं, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं। तो ये क्या है? हर पर्सन अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में आके अपना रोल प्ले कर रहा है, तो वो गवर्नेंस कर रहा है, सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। आई थिंक समझ आ रही है। तो वो भी तो एक स्ट्रक्चर ही है ना, जिसका फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। एंड कम्युनल एंडवर्स। कम्युनल एंडवर्स, या ये वर्ड याद कर लीजिएगा, आई लव दिस वर्ड। ये किस चीज को कहते हैं? जहां पर ज्यादा सारे लोग मिलकर एक काम कर रहे हों, उसे कम्युनल एंडवर्स कहते हैं। रोड पे जाते हुए अक्सर देखा होगा बिल्डिंग बन रही है, तो क्या एक आदमी बना रहा होता है? नो। अगर कभी आपने अपना घर बनता देखा हो या किसी का भी घर बनता देखा हो, तो क्या एक आदमी काम कर रहा है? नो। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें ज्यादा सारे लोग अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मिलकर एक टारगेट अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनल एंडवर्स। आई थिंक बात पकड़ में आ गई। क्रिकेट कोई भी काम है, लेकिन ज्यादातर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगा या सोशल स्ट्रक्चर क्रिएट करने से होगा, तो बेटर एग्जाम्पल है। ठीक है, कम्युनल एंडवर्स जहां पर ज्यादा सारे लोग, जैसे शादी पर ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, छोटे भाई हो तुम ये करो, बड़े भाई ये करेंगे, आदमी ये करेंगे, लेडीज ये करेंगे, तुम इस काम पे लग जाओ, वो सारे अपने अपने काम पे लग गए। एक्चुअली वो कम्युनल एंडवर्स ही है। एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क तैयार करके बता दिया गया कि तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये करना है। आई थिंक बात पकड़ में आ रही है। ठीक है, आर्मी में भी ऐसे ही होता है, जब अटैक किया जाता है तब भी ऐसे ही होता है। ओके, अब ये सारा कुछ हो रहा है फॉर फैसिलिटेट। किस चीज को फैसिलिटेट किया जा रहा है? सोशल कनेक्शंस को। बिल्कुल सही बात है। अगर सोशल सिस्टम बनेंगे तो सोशल फंक्शंस जो हैं, सोशल कनेक्शंस जो हैं, वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो पाएंगे, अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर स्कूल्स नहीं होंगे तो जगह जगह छोटे छोटे से कॉर्नर्स पे एक टीचर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। किसी को मैथ्स अच्छा पढ़ाना आता है, किसी को फिजिक्स अच्छी पढ़ानी आती है, तो स्टूडेंट्स बेचारे तो फंस गए। उनके लिए कोई एक जगह ऐसी नहीं अवेलेबल जहां पर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ाए जा सके।
तो इसीलिए तो एक सोशल सिस्टम बनाया गया, स्कूल, जहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से एक ही जगह पर अच्छे परफॉर्मेंस के साथ आके पढ़ाए जाते हैं, सारी फंक्शनैलिटीज़ के साथ। खैर उसका भी जिक्र आएगा। पॉइंट समझ आ गया होगा आपको कि सोशल सिस्टम्स का क्या मतलब है। इंसानों की बनाई हुई वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इंसानों की सहूलियात के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मुहैया की जा रही हैं, तो वो सोशल सिस्टम्स हो गए। ओके, इसकी 3 टाइप्स बुक में बताई गई हैं, वैसे तो बेतहाशा हैं, लेकिन जो हमारी बुक में हम तो वही उतना ही पढ़ेंगे ना। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल सही बात है, कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, या कोई भी, इवन के कोई स्मॉल स्केल की एकेडमी या कोई हाई लेवल की एकेडमी, CSS की एकेडमी है या सिंपल नर्सरी क्लास के स्टूडेंट्स की एकेडमी, कोई भी एकेडमी है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर वे में काम करती है। अब यहाँ पे बताया क्या जा रहा है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंटिटीज हैं। एंटिटीज किसे कहते हैं? मैं इस साथ साथ थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर देता हूं ताकि आपको वर्ड्स पढ़ के ना नॉलेज हो, कि एक वर्ड पढ़ा मुझे उसका मतलब पता है, कोई बात करेगा तो मैं बता सकूंगा कि इसका मतलब क्या है। आप एक डिश पकाने लगे हो तो जितनी प्रोडक्ट्स के यूज करने से वो चीज बनेगी, इंग्रेडिएंट्स, वो हर एक इंग्रेडिएंट एक एंटिटी है। अब मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। जैसे क्रिकेट खेलने लगे हैं तो जो बॉलर है वो अलग एंटिटी है, फील्डर अलग एंटिटी है, बैट्समैन अलग एंटिटी है, ये सब एंटिटीज हैं। तुम कीपर हो, ये एंटिटी है, उसकी क्वालिटी। तो हर एक पर्सन एक एंटिटी है अगर वो कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है किसी सिस्टम के अंदर। तो आई थिंक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सोशल सिस्टम के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, एक स्कूल, एक एकेडमी, यूनिवर्सिटी एक ऐसी एंटिटी है दैट प्रोवाइड्स, जो प्रोवाइड करती है एजुकेशनल सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, एकेडमिक सिस्टम क्या करता है, एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वो लेवल डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एंड स्कूल्स। या आगे इसमें होता क्या है, ये बड़ी पते की बात बताई गई है बुक में। गुड। यूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर वे में काम होता है। पहले क्या, पुराने दौर में क्या होता था कि एक बड़े से बोर्ड का दरख्त कहते थे गांव के अंदर, बहुत बड़ा सा दरख्त होता था जिसकी छांव काफ़ी लंबी होती थी। उसके नीचे कोई मास्टर साहब, मात साहब बेचारे एक अच्छा सा बोर्ड लगाकर, कलीन बिछाकर बच्चों को बिठाकर पढ़ाने लग जाते थे। अब वहाँ पर फैसिलिटेशंस की कमी थी। अगर कोई बच्चा भाग गया है, नहीं आ रहा है, अगर स्टूडेंट बढ़ गए हैं तो उनको संभालना एक प्रॉपर काम है, जो हमारे स्कूल में एडमिन डिपार्टमेंट करता है। एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटिव उधर से आता है, एडमिन शॉर्ट फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेटिव की। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये सारे चीज़ों को हैंडल करता है। कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल में, किस बच्चे का क्या रोल नंबर है, जो रोल नंबर असाइन करते हैं, जो फीसिस हैंडल करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितने टाइम में कौन सा सिलेबस कवर किया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल्स आर मेंशनिंग देयर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी का भी यही मतलब है, यहाँ स्ट्रक्चरल वे में सारा कुछ हो रहा है। ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसा स्कूल, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर हर एक चीज़ तरीके से की जा रही है, एक प्लान के मुताबिक, एक फ्रेमवर्क के मुताबिक। आई थिंक अब बात पकड़ में आ रही है। ओके, तो इन इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशनल सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है, बिल्कुल ठीक बात है। टीचिंग, ऑफ कोर्स, टीचर्स के बिना तो ये काम चल नहीं सकता। एंड स्पोर्ट स्टाफ। व्हाट इज मीन बाय स्पोर्ट स्टाफ? इसके 2 मतलब बन सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ का ये भी मतलब है कि टीचर्स को वो सारी फैसिलिटेशंस प्रोवाइड की जा रही हैं जिनकी हेल्प से स्टूडेंट को अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट दी जा सकती है जिसके लिए उन्हें बुलाया गया, एजुकेशन। जैसे मुझे पढ़ाना है तो ये व्हाइट बोर्ड मेरी कितनी हेल्प कर रहा है, ये मार्कर्स मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अपनी बात को। अगर यही 2 मिनट के लिए इमेजिन कर लेते हैं कि व्हाइट बोर्ड नहीं है, मुझे एक कागज के ऊपर पेन से लिख के फिर समझाना है आपको, तो आई थिंक सो मैं इतना ब्रॉडली, चौड़ा, इतना खुला अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। मुझे थोड़ी सी मुशक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको एक टाइम पे ये चीज़ दिख रही है तो उस टाइम पे ये नहीं दिख रहा होगा। स्पेशली मैथमेटिक्स, बिकॉज आई ऑल्सो टीच मैथमेटिक्स, सो आई गेट इट इंटायरली ईजीली कि ये काम जब हम व्हाइट बोर्ड पे करवाते हैं तो हमारे टीचर्स के लिए आसान हो जाता है। वैसे ही गर्मी है तो पंखे की सहूलत प्रोवाइड कर दी जाती है, एयर कंडीशनर प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बच्चों को ठंडा पानी अवेलेबल कर दिया जाता है, ऐसा माहौल दे दिया जाता है कि वो अच्छे से पढ़ सकें। चेयर्स दे दी जाती हैं जिस पे ख्याल रखा जाता है कि उनका पोस्चर ठीक रहे, स्टूडेंट्स एक्टिव होकर बैठे। आप कभी गौर कीजिएगा, ऑफिस में भी 2 तरह के आपको मिल जाएंगे फर्नीचर। एक जो ऑफिस की चेयर होगी, जो टेबल के पास पड़ी होगी, वो बड़ी एक्टिव होगी, लेकिन वहीं पे जो गेस्ट के लिए सोफाज रखे होंगे वो बड़े कंफर्टेबल होंगे। तो ये क्या है कि वो वर्किंग कर रहे हैं और वो सिर्फ मीटिंग करने के लिए आए हैं, रेस्ट करने के लिए आए हैं। आई थिंक समझ आ रहा है। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग एंड स्पोर्ट स्टाफ, तो एक मतलब तो ये हो गया। दूसरा स्पोर्ट्स स्टाफ का क्या मतलब है? स्टाफ को सपोर्ट करने का ये भी मतलब है कि उन्हें दूसरा स्टाफ दे दिया जाएगा जो उनकी हेल्प करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर सफाई अब टीचर्स को नहीं करनी पड़ेगी। आपको शायद हैरानगी होगी सुन के, पुराने दौर में जो छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे वहाँ टीचर बेचारे खुद सफाई करते थे।
और स्टूडेंट्स को बुला बुला के लाते थे। कई जगह पर स्टूडेंट्स पे जुल्म किया जाता था, चलो सफाई करो। अभी भी कई गवर्नमेंट स्कूल्स का ऐसा हाल है, माजरत के साथ कह रहा हूँ, सॉरी फॉर सेइंग दैट, एंड आई नो आई साउंड्स वेरी बैड बट दिस इज़ द रियलिटी ऑफ अवर सोसाइटी राइट नाउ, कि स्कूल्स में कई दफ़ा बच्चों से ही सफाइयाँ करवाई जाती हैं। ऐसे हालात हैं अभी भी, लेकिन उनको ठीक करने की, मुरम्मत करने की कोशिश भी जारी है और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्पोर्ट्स स्टाफ आई थिंक समझ आ गया हो। सेकंड पॉइंट है गवर्नमेंट्स। गवर्नमेंट्स में ना एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, इसलिए एक बड़ा अच्छा वर्ड था यहाँ पे, या दैट व्हील्ड अथॉरिटी। अब ये व्हील्ड अथॉरिटी क्या होता है? अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को ना समझ नहीं पाते, निगलेक्ट करके आगे चले जाते हैं। नो, आपको मीनिंग पता होना चाहिए वर्ड्स का, इसलिए मैंने बोर्ड पे इसको लिखा है। व्हील्ड अथॉरिटी उस अथॉरिटी को कहते हैं जो बहुत बड़े लेवल की अथॉरिटी होती है। जैसे अगर एक कंपनी है तो जो चेयरमैन होगा, बोर्ड लेवल का जो पर्सन होगा, जो कंपनी को 1 मिनट में पलट सकता है, दैट स्टेज, दैट पर्सन की वो जो उसकी डेजिग्नेशन है, उसे कहेंगे हम व्हील्ड अथॉरिटी। जैसे एक स्कूल में प्रिंसिपल, या ही कैन बी एबल और शी कैन बी एबल टू डू एनीथिंग। किसी भी टीचर को हायर कर सकते हैं, किसी भी टीचर को निकाल सकते हैं, विद रीजन ऑफ कोर्स। इसी तरीके से उनकी अथॉरिटी में सारा कुछ आता है। वो जो भी फैसला करेंगे अगले दिन से उस पर अमल होगा। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो रूल्स बनाते हैं, करिकुलम्स डिजाइन करते हैं कि पूरा कंट्री कैसे चलेगा, तो उसे कहते हैं व्हील्ड अथॉरिटी। सो दैट व्हील्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द कम्युनिटी, ओवर द कंट्री। ऑफ कोर्स पूरी कंट्री का कंट्रोल किनके हाथ में है? इन लोगों के हाथ में है। अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि आपका एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करेगा, तो वैसे ही काम करेगा। दे कैन बी एबल टू डिसाइड इट कि आज से या नेक्स्ट वीक से छुट्टी फ्राइडे को हुआ करेगी, संडे को नहीं हुआ करेगी। इतनी अथॉरिटी है इनके पास। दे कैन बी एबल टू मेक योर होल सिस्टम एट देयर एनी वे, वट एवर दे वॉन्ट इट। तो वो चेंज कर सकते हैं ना, जब वो चाहें। स्कूल की टाइमिंग चेंज कर दी जाती है, वो यहीं से होती है। तो जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस और लॉज बनते हैं, वो यहीं पे सब के सब डिस्कस और डिसाइड होते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। तो ये भी एक सिस्टम है। गवर्नमेंट एक सिस्टम है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, डिफरेंट, देयर आर सो मैनी। ओके, उसके बाद बात आती है, इसकी एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट सिस्टम की बात की जाए तो जैसे वोटिंग होती है। अगर किसी एमपीए को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो वो इलेक्ट होगा, वो सिलेक्ट होगा आपकी 5 ईयर्स की सर्विस के लिए। दे आर सर्विस मैनेजर्स एक्चुअली, और वी कैन से दैट दे आर एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट्स। या दिस वर्ड इज़ नॉट राइट फॉर देम, बिकॉज हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। पब्लिक सर्वेंट फील नहीं किया जाता, लेकिन पब्लिक सर्वेंट ही हैं जितने मिनिस्टर्स हैं कि उनका काम है लोगों की सेवा करना। पब्लिक सर्वेंट, लोगों की खिदमत करना, ठीक है। ओके, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, बिल्कुल ठीक बात है। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है हमारे जितने भी डेमोक्रेट्स हैं। डेमोक्रेट कौन होते हैं? जो रूल्स बनाते हैं, जो हमारे आईपीसी सेक्शन को फॉलो करते हैं, जो डिफरेंट किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जैसे पाकिस्तान पब्लिक कमीशन है या पीसीबी का बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड जो है हमारा, इन सारों को क्या रूल्स एंड लॉज फॉलो करने पड़ेंगे वो ये लोग डिसाइड करते हैं। तो ये भी एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। ये करते वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड। क्या लाइन लिखी है बुक में यार, कमाल की बात है। जहां पर ताकत बिल्कुल सामने होती है। सेंट्रलाइज का मतलब सबके पास ताकत है। डेमोक्रेटिक वो जगह है जहां पे सबके पास पावर है पूरे मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन को चलाने की। तो बस नॉलेज के लिए ये बातें पता होनी चाहिए। शॉर्ट वे में याद तो सारा ही करना है। ओके, आखिरी पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशंस। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस भाई? गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ही या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस? गवर्नमेंट का एनबीपी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, या प्राइवेट एमसीबी, एचबीएल, मिजान बैंक, किसकी बात हो रही है? सबकी। यहाँ हम बात ये नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट या प्राइवेट, प्रॉफिट कमाने वाली या सिर्फ वेलफेयर करने के लिए। हम बात कर रहे हैं सोशल सिस्टम्स की, और सोशल सिस्टम के अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशंस होती क्या हैं? ये पब्लिक भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती हैं। ऐसी एंटिटीज, अब आप समझ गए एंटिटीज किसे कहते हैं। एक अदारे को एक एंटिटी कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो अदारा क्या करता है? जैसे मुझे कोई कहे कि आप बताओ बैंक कौन सी एंटिटी है? भाई अकाउंट्स हैंडल करता है, पूरे मुल्क के फाइनेंस को हैंडल करती है, वो एंटिटी है। अब आप समझ रहे हैं। या सो ऑर्गेनाइजेशंस वो एंटिटीज हैं फॉर्म्ड टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, जिन्हें बनाया गया किसी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। एक स्पोर्ट्स की शॉप है तो उसका स्पेसिफिक गोल क्या है कि उस एरिया के लोगों को स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट अगर खरीदनी है तो उसे कंफर्ट मिलेगी, इधर से आसानी से मिल जाएगी। तो ये भी तो एक स्पेसिफिक गोल हुआ। या वहाँ पे एक हॉस्पिटल या एक छोटा सा कोई क्लिनिक बना दिया गया है। क्यों बनाया गया है? ताकि उस एरिया के लोगों को दूर जाके अपना चेकअप ना करवाना पड़े, उन्हें करीब ही फैसिलिटी मिल जाए अपनी तबीयत को ठीक करने की, अपनी हालत की मुरम्मत करने की। या ओके,
अब ये बात मेरी फेवरेट थी, स्ट्रक्चर्ड हायरार्की। अब ये स्ट्रक्चर्ड हायरार्की का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। छोटे होते हैं हम अक्सर क्वेश्चन के आंसर याद करते थे जिनमें पॉइंट्स आ जाते थे, जैसे 4 to 5 पॉइंट्स थे किसी बात के, तो हम टीचर से कहते थे टीचर हम आगे पीछे नहीं कर सकते। तो कभी कभी टीचर कहते थे नहीं आगे पीछे नहीं कर सकते, इसी सीक्वेंस में रखना है। वो जो सीक्वेंस में रखना है ना कि आगे पीछे नहीं कर सकते, दैट थिंग इज नोन एज हायरार्की। जैसे आप ये कहेंगे सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मैंने कहा तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा वेडनेसडे फ्राइडे मंडे, सर हायरार्की खराब हो जाएगी, सीक्वेंस खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी हायरार्की को एक स्ट्रक्चर देती हैं। अच्छा, हायरार्की का एक और भी मतलब होता है, वो ये कि सबसे बड़ा प्लेस बोर्ड मेंबर, सीईओज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, उसके बाद डायरेक्टर लेवल पीपल, उसके बाद सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, प्रिंसिपल्स, सीनियर टीचर्स, जूनियर टीचर्स, स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई थिंक आप बात समझ पा रहे हैं। हायरार्की का मतलब है इन ऑर्डर वे में लोगों को सेट करना। जैसे हमारे घरों में भी आमतौर पे इस्लामिक वे में देखा जाए, फादर थोड़ा सा ही नीचे, बल्कि साथ ही मदर, उसके बाद बड़े बड़े जो हमारे भाई बहन होते हैं, फिर हमारी बारी आती है और फिर हमसे छोटे बहन भाई। तो ये हायरार्की है। हम बात भी अक्सर इसी वे में ही करते हैं लोगों के साथ कि हमारी हायरार्की क्या बनती है। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात सिखाई है कि दोनों की बहुत इज्जत करो और दोनों से बहुत प्यार से पेश आओ। हज़रत अली ने बहुत अजीम बात कही थी। हज़रत अली तो हर बात ही अजीम कह गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा मैं अपनों से बड़ों की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके अमाल नेक मुझसे बहुत ज़्यादा हैं, और अपने से छोटों की इज़्ज़त इसलिए करता हूँ क्योंकि उनके गुनाह मुझसे बहुत कम हैं। तो दोनों की रिस्पेक्ट करिए। हायरार्की का मतलब है एक चीज़ बड़े लेवल से छोटे लेवल की तरफ आ रही है और एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। क्या करने के लिए? विल जो करेंगे, वेल डिफाइंड क्या करेंगे, वेल डिफाइंड रोल्स, किसका क्या काम है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और किसकी क्या जिम्मेदारी हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक सोशल सिस्टम है जहां पर एक हायरार्की के अंदर एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि हर बंदा अपना अपना स्टेज के ऊपर अपना अपना काम अच्छे से करेगा और उस काम को चेक एंड बैलेंस भी किया जाएगा। उसका काम को क्या कहेंगे? रोल्स। डायरेक्टर का अपना रोल है, मैनेजर का अपना रोल है, असिस्टेंट का अपना रोल है, जूनियर असिस्टेंट का अपना रोल है। इन सब के अपने रोल्स हैं। चेयरमैन का एक अपना रोल है। ये सब के रोल्स हैं और उस रोल के साथ उनकी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ जिम्मेदारी हैं जो उन्हें अदा करनी पड़ेंगी। हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है। सो आई होप सो यू आर गेटिंग इट इंटायरली। ओके, इसकी 2 एग्जांपल्स बुक में बताई गई हैं। जैसे कुछ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस है। प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस सारी प्राइवेट कंपनीज, क्योंकि कंपनी का मतलब होता है पैसा कमाना ज़्यादातर। और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि अल-अहदी का जिक्र हुआ है, अल-अहदी फाउंडेशन एंड अदर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर आर सो मैनी। गवर्नमेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग प्रॉफिट नहीं कमाते, उल्टा वो बिना प्रॉफिट के ही काम करते हैं और वो भी उतनी ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना नहीं काम नहीं कर रहे हैं काम, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर दुनिया अच्छी है, कम बुरी है, लेकिन ये भी सच है कि वो जो कम बुरी है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ता है कि हमें वो याद रह जाता है, अच्छाइयाँ याद नहीं रह जाती। हम अच्छाइयों को कम याद रखते हैं, बुराइयों को थोड़ा ज़्यादा याद रखते हैं। बस उस वजह से लगने ये लग जाता है कि वो लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत मेहनत से और बहुत स्ट्रक्चर वे में काम करती हैं, तभी माहौल इतना बैलेंस चल रहा है। प्रॉफिटेबल तो बहुत सारी कंपनीज है, जिनमें से कुछ के नाम मैंने बुक में से, एक एप्पल था बुक में आई थिंक नाम, बाकी तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने खुद से लिख दिया, जैसे सैमसंग, डेल, टोयोटा BMW, मर्सिडीज, देयर आर सो मैनी कंपनीज। ये सारी कंपनीज बनाई गई हैं कोई ना कोई अपना स्पेसिफिक गोल अचीव करने के लिए। कहाँ गया स्पेसिफिक गोल? यहाँ पे कहीं था, सॉरी फॉर दैट, मैं भूल गया हूँ स्पेसिफिक गोल कहाँ लिखा था। ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी की सारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं। स्पेसिफिक गोल, BMW का क्या स्पेसिफिक गोल है? बेहतर से बेहतर गाड़ी बनाना। टोयोटा का भी वही है। डेल का, HP का क्या है? बेहतर से बेहतर कंप्यूटराइज्ड कोई टेक्नोलॉजी में चीज़ लेकर आना, LEDs और बेहतर बनाने की कोशिश करना, गेमिंग माउस लेकर आने की कोशिश करना, डिफरेंट किस्म की कंप्यूटराइज्ड प्रोडक्ट अच्छी लाने की कोशिश करना। वैसे ही एप्पल और सैमसंग का, उनका भी सेम टास्क है। सेल फोन्स अच्छे से अच्छे बना, स्मार्टफोन्स अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करना, टैबलेट्स अच्छे से अच्छी, लैपटॉप्स। सो जो भी कंपनी जिस चीज़ में काम कर रही है उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करना, और हर कंपनी इस चीज़ को फॉलो करती है, स्ट्रक्चर्ड हायरार्की को, जिसमें हर पर्सन का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बता दी जाती है और हर पर्सन अपना काम अच्छे से करता है, तभी पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल पाती है। आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गया होगा और मैंने बोर कम किया होगा और नॉलेज कुछ ना कुछ ज़रूर दिया होगा।
सॉरी फॉर मेकिंग दिस लेक्चर वेरी लार्ज, पर मेरी कोशिश ये होती है कि आपको नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा दे दूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।